गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आप पेन और पेपर लेके बैठिए, पेन और कॉपी ले लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। पहला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? तो लास्ट वीडियो में जिसने नहीं देखा है वो पीछे जाके मेरा वीडियो देख ले, लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 2 इन दिस इसी चैनल पे, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ जब पढ़ा था, हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to current, or current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Now from this proportionality, इसको proportionality को इसको हटा दिया हमने, तो इसको V इज इक्वल टू क्या लिखा, आर आई, और इस आर को हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस। इस आर को हमने रेजिस्टेंस बोला था। इट इज ए कांस्टेंट ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इतना तक हमने पढ़ा था, बट एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या है? सो टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक सब लोग अच्छे हैं और वीडियोस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट देन यू ट्राई टू सब्सक्राइब, शेयर दिस, ओके। सो रेजिस्टेंस क्या है? लेट अस स्टार्ट। रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है कुछ? रुकावट, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है वर्ड से ही, इसका लिटरल मीनिंग ऐसे ही। रेजिस्टेंस मतलब एक अपोजिशन टाइप, अपोजिशन, किसी चीज को अपोज करना है। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन। इट इज द, इसको डिफाइन करें तो कैसे लिख सकते हैं? इट इज द अपोजिशन offered, it is the opposition offered to the flow of current in a conductor. It is the opposition offered to the flow of current in a conductor. मतलब जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसको अपोजिशन जो उसको एक अपोजिशन मिलता है, उसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो इसका यूनिट क्या होगा हमें पता है, V इज इक्वल टू आर आई, आर इज इक्वल टू क्या है, V बाई आई, ठीक है। इसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू V बाई आई। नाउ इसका यूनिट क्या है? इट्स SI यूनिट इज ओम। इसका जो यूनिट है वो है ओम, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, ओम। इसका सिंबल है ये ओमेगा, सिंबल इज ओमेगा। इट्स SI यूनिट इज ओम एंड इट्स सिंबल इज ओमेगा। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस, सिंपल। रेजिस्टेंस क्या है? ये अपोजिशन, किसको? करंट को। जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसको जो अपोजिशन मिलता है, मतलब उसको कोई अपोज करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अपोज, इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है? कॉज। इसका कॉज क्या है? ठीक है। मतलब इसका रीजन तो होगा ना, ऐसे तो कोई कुछ होता नहीं है। तो रेजिस्टेंस का रीजन क्या है हमने पढ़ा था, और या फिर हम जानते हैं कि एक कंडक्टर ले लिया, ओके, देयर इज ए कंडक्टर एंड इफ वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे, मतलब एक सेल लगा दे, ठीक है, प्लस माइनस पोटेंशियल लगा दिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा अक्रॉस दिस, इन दिस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये एक्सटर्नल, दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड will given a force, apply a force on the electrons, free electrons inside this conductor. Now due to that force will be in opposite to the direction of the field. इतना तो पता ही है। इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड के ऑपोजिट में जाने लगेगा, ठीक है। बट रास्ते में क्या है? एटॉम्स है, ठीक है ना, एटॉम्स है, आयन्स है, जो कि जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, जिस एटॉम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, वो क्या बन गया? एक पॉजिटिव आयन बन गया। तो एटॉम्स एंड आयन्स आर देयर
These electron while going from this end to this end due to the application of external electric field will experience a collision. ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड ना हो तो भी कोलिशन होगा, बट कोलिशन होगा। ये कोलिशन क्या करता है? ये कोलिशन ही एक्चुअली में क्या है? रेजिस्टेंस। यही तो कोलिशन, मतलब वो जाना चाहता है बट उसको कोई जाने नहीं दे रहा है, इतना आसानी से नहीं जा पा रहा है, उसको धक्का लग रहा है चारों तरफ से ना। तो वही जो ऑपोजिशन है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कॉज क्या है कि प्रेजेंस ऑफ आयंस एंड एटम्स इन दिस कंडक्टर अपोज प्रेजेंस ऑफ आयंस एंड आयंस। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन, जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है वो एटम क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज वो वाला एटम और खुद और दूसरा एटम, ये सब क्या करते हैं? जो इसके एटम्स हैं वो क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, किसी अकेला तो होता नहीं है बेचारा। तो ये इतना भीड़ में चलता है, तो ये जो अपोजिशन मिल रहा है उसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट सिंपली व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज इट्स कॉज। लेकिन ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? ऐसा पूछ देगा तो कोई भी लिख देगा आराम से, आंख बंद करके आंसर मिल जाए, उसको लिख देगा, मार्क मिल जाएगा ना। अब क्या पूछेगा? पूछता क्या है एग्जाम में? क्या पूछता है? एग्जाम भी देखना पड़ेगा ना, तो कंसेप्ट लेना है, इसका समझना पड़ेगा हमको। रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस, यू सी, पढ़ रहे हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में हमने फॉर्मूला क्या लिखा है? R इज इक्वल टू V/I। पीछे जाओ, पीछे के वीडियोस, लास्ट वीडियो में सेकंड लेक्चर में देखो, लेक्चर नंबर 2 में R इज इक्वल टू V/I, और ये R क्या था? mL/NE² टाउ, ऐसा लिखा था हमने। ये पूरा का पूरा टर्म क्या था? कांस्टेंट था। एक कंडक्टर के लिए पूरा का पूरा टर्म क्या था? कांस्टेंट था। यहाँ पे m क्या है? मास है। किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इतना तो हमको पता है, इतना हमको पता है। सो इफ आई आस्क यू, अगर कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? क्या पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता है? तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि ना, इट डजंट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये बैटरी, कितना बड़ा बैटरी लगा है उससे डिपेंड नहीं करता है, और ना ही कितना करंट फ्लो करता है उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डायमेंशन मतलब लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब पे डिपेंड करता है ना। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? सो फैक्टर्स, सो हेडिंग लगा लो एंड स्टार्ट राइटिंग दिस। ओके, हेडिंग लगा लो और इसको लिखो, यही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फैक्टर्स affecting resistance, factors affecting resistance। नंबर 1, रेजिस्टेंस इज, पहला होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length L of the conductor, length of the conductor, okay, or wire, length of the conductor। तो पहला क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। किसका लेंथ? कंडक्टर का लेंथ या वायर का लेंथ, जिस वायर में फ्लो कर रहा है उस वायर का या उस कंडक्टर का लेंथ ना,
वायर मतलब कंडक्टर का ही बनेगा। सो कंडक्टर का ही लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब कि अगर मेरे पास एक वायर है, एक वायर ये है, ठीक है, एक वायर है जो कि सपोज ये सिल्वर का वायर है, सिल्वर का, सपोज इमेजिन करते हैं सिल्वर का वायर। इमेजिन करने में क्या आता है, गोल्ड का भी कर लेते हैं, थोड़ा ना पैसा लग रहा है, बट एक्चुअली में खरीदने में पैसा लगेगा। तो इसको इमेजिन कर लेते हैं कि इट इज ए सिल्वर, इसका सपोज लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा ही छोटा बोल दिया मैंने, सपोज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा वायर है, दूसरा वायर है सिल्वर का, सेम मटेरियल सेम सिल्वर, और ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब अगर इसका लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसके रेजिस्टेंस से कम होगा, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। मटेरियल सेम मटेरियल, मटेरियल मेरा यहाँ पे मैंने सेम लिया हुआ है। दैट इज इफ लेंथ इज मोर, मतलब लंबा वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर टू रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, अब ये लिखने का जरूरत नहीं है, तो समझ आने के लिए भी ये भी लिख लेना, ठीक है, ये भी नहीं लिखना है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to area of cross section of the conductor, cross section of the conductor, मतलब जो भी कंडक्टर लेंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये कंडक्टर है तो ये वाला जो एरिया, इसका जो एरिया होगा वो जितना बड़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि R इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया जितना बड़ा होगा, मतलब एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है, तो मोटे वाले वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, पतले वाले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो इफ समवन आस्क यू, कोई अगर आपको ऐसे दे देता है कि आपको 2 वायर दे दिया, ठीक है, 2 वायर दे दिया, सेम मटेरियल का 2 वायर दे दिया, एक वायर सेम लेंथ सेम है, सपोज दोनों का लेंथ सेम है, सेम लेंथ का 2 वायर सेम मटेरियल का, ठीक है, मटेरियल यहाँ पे मैंने सेम रखा हुआ है, एक ऐसा है, ठीक है, ये इतना पतला है, और दूसरा इतना मोटा है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे फॉर योर इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट लिए कौन सा सिलेक्ट करना अच्छा होगा, बेटर होगा? तो यहां से अभी जो बताया हमने उसके हिसाब से क्या होगा, या फिर ऐसा ही क्या होता है कि ये वाला वायर सुइटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ये मोटे वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोटा होने से ताकत होता है, तो मेरे जैसा पतला होने से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ताकत ज्यादा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस पतले वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस मोटे वाले का रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो मोटा वायर को तुम चूज करोगे क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो अच्छा है ना, करंट के लिए अच्छा है, कम ऑपोजिशन मिलेगा, आराम से फ्लो करेगा। सो दिस यू विल चूज दिस वन, थिकर वन ना। तो दीज आर द टू थिंग्स। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो नंबर 3 depends on टेम्परेचर। अब ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिपेंड करेगा मटेरियल पे, किस तरह का मटेरियल है, वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, उस पे डिपेंड करेगा कि वेदर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है? देखो ये फॉर्मूला देखो, R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, mL/n² टाउ। यहाँ से तुमको दिख रहा है कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ है। बाकी सबको कांस्टेंट मान ले तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
मतलब जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा, जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वायर में या कंडक्टर में जो भी कोलिशंस हो रहे होते हैं ना, एक्चुअली तो कोलिशन होता रहता है रेजिस्टेंस के लिए, यही तो रेजिस्टेंस है ना, कोलिशन होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता रहता है, कोलिशन होता रहता है, किसके साथ, एटम्स और आयंस के साथ। तो ये कोलिशन जो बढ़ जाता है जल्दी जल्दी ना, इसको एनर्जी मिल जाए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगा बाहर से। एनर्जी मिलने से क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी मूव करेगा, मतलब जल्दी जल्दी कोलिशंस होगा। जल्दी जल्दी कोलिशंस का मतलब क्या है, जो कोलिशंस के बीच में जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। तो कोलिशंस के बीच में जो टाइम है, टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिशंस के बीच में टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। बट दीज आर इन द केस ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर अगर है देन ये फॉर कंडक्टर, देखो फॉर कंडक्टर अगर है, कोई कंडक्टर ले लो, फॉर कंडक्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर increases resistance increase in temperature increases resistance. For insulator जनरली इंसुलेटर को उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फॉर इंसुलेटर हो एंड सेमीकंडक्टर, कोई सेमीकंडक्टर ले लो, सेमीकंडक्टर फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जनरली इंसुलेटर को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाई टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर decreases resistance। ठीक है। सो फॉर दिस कंडीशन, ये कंडीशन ही है जिसके लिए हम सेमीकंडक्टर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये चैप्टर पढ़ेंगे हम इसके बारे में, सेकंड लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में। ठीक है, क्यों हम ये यूज करते हैं हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आजकल सेमीकंडक्टर छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस कम होता है। और भी बहुत सारे इसके पॉजिटिव मतलब यूजेस है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल कंपेयर टू कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स। एंड लास्ट वन और किस पे डिपेंड करता है, देखो नंबर 4 डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किस तरह का मटेरियल उस पर भी डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल उस पर डिपेंड करेगा। अब वो कंडक्टर है, कंडक्टर में भी वो क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, कार्बन है, कॉपर है, क्या है, मतलब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। कॉपर है कि मान लो सिल्वर लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, तुमने क्या लिया है उस पर डिपेंड करेगा। क्यों? देखो यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल, दिख रहा है ना कि R क्या है, अगर बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू n 1/n। मतलब जितना n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। या फिर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा उतना रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, दिस आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो इंसुलेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, आर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 0। सेमीकंडक्टर में कुछ होते हैं इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कंडक्टर में ज्यादा होते हैं इसलिए रेजिस्टेंस उनका कम होता है। बट टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी वेरी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, इंक्रीज होते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस भी कम होता जाता है। तो यहां से भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहां से भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन ए कंडक्टर। सो दीज आर द थिंग्स, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब बात कर ले इस चीज को, मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करता हूँ, इस चीज को और थोड़ा डिटेल्स में बात करता हूँ। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं यहां से, उसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स में बात करना पड़ेगा। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट लिख लो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। यहां से जो पढ़ाऊंगा वहां से आपको
हेल्प मिलेगा, नीट के क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके ही तो नीट में एक बैठना है, ऐसे नहीं कि जाके रट्टा मार के बैठ गए तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था, टेम्परेचर वेरी करता है तो क्या होता है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistance, effect of temperature on resistance. So effect of temperature on resistance क्या है, अभी थोड़ा पहले पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसके लिए, कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। सो किस तरह बढ़ता है और किस तरह कम होता है ये देखना पड़ेगा। तो सपोज लेट आर टी be the resistance at resistance of a conductor at temperature, कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, सपोज इसको हम कैपिटल टी दे देते हैं, T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आर टी कैपिटल कि कोई एक कंडक्टर ले लिया, जैसे एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना, और कंडक्टर का टेम्परेचर अभी कितना है, T डिग्री सेल्सियस है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर टी। ये ले, सपोज ये जब टेम्परेचर 0 डिग्री था देन इट वाज आर जीरो और आर नॉट बी द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो 0 डिग्री पे आर नॉट था और टी डिग्री पे, टी डिग्री मतलब मान लो 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री क्या कुछ भी, उस पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो कितना बढ़ेगा, इट फॉलोज ए फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला फॉलो करता है। इस तरह से बढ़ता है, लिनियरली नहीं बढ़ता है ना, लिनियरली नहीं बढ़ता है। ये नहीं कि 1 डिग्री बढ़ाया तो 1 ओम रेजिस्टेंस बढ़ गया, 2 डिग्री बढ़ाया तो 2 ओम रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इस तरह से चेंज होता है। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये टी टेम्परेचर, प्रैक्टिकल लाइफ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ना वहाँ पे 100 डिग्री 200 डिग्री यूज करते हैं, या फिर 80 डिग्री 90 डिग्री यूज करते हैं, ऑब्वियसली नहीं, 30 35 60 50 बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारे लिए। तो जनरली टी इज वेरी लेस, तो टी स्क्वायर इज ऑब्वियसली लेस क्वांटिटी को लेस क्वांटिटी को क्या है स्क्वायर करने से और लेस होता है। यू कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, हम नेग्लेक्ट करके इसको हम लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। सो ये अल्फा क्या है, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू देखो आर टी, यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा इधर लेके आऊंगा तो आर टी माइनस आर नॉट, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर नॉट इंटू टी। सो दिस इज योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो अल्फा, ये अल्फा जो है फॉर कंडक्टर के लिए ये जो अल्फा है, अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि टेम्परेचर, अल्फा पॉजिटिव होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तभी तो ये पॉजिटिव होने का मतलब ये, जब ये पॉजिटिव होगा मतलब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तभी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। फॉर इंसुलेटर इट इज अल्फा इज नेगेटिव, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर दोनों के लिए, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर दोनों के लिए अल्फा क्या है, नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव का मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड, न्यूमेरिकल में बाद में करूंगा, नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल सीख रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी हमने देखा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। इन दोनों को अगर कंबाइन करें, नंबर 1 था और ये नंबर 2, ठीक है। कंबाइनिंग 1 and 2 वी कैन राइट R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए तो R इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ कांस्टेंट रो, एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो L/E। ये रो क्या है? रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी constant known as called या known as resistivity, electrical resistivity और specific resistance, इसका दूसरा नाम भी है specific resistance भी बोलते हैं, ओके। सो दिस रो इज दिस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे लिखा है वही क्या है? रेजिस्टिविटी, या फिर इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली में क्या है ये तो हो गया, यहाँ से मैथमेटिकली आया कि फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में इसको डिफाइन करना है, देन इसको अगर एक्चुअली में डिफाइन करना है देन वी कैन डिफाइन इट एज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब of the material, unit cube of the material, ये है रेजिस्टिविटी क्या है? एक मटेरियल ले लिया, कोई भी एक मटेरियल ले लिया, ठीक है। कोई भी एक मटेरियल ले लिया, मटेरियल मतलब सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कुछ भी ले लो, उसका एक यूनिट क्यूब निकाल दो वहां से। यूनिट क्यूब, एक यूनिट क्यूब, छोटा सा एक यूनिट क्यूब ले ले यहाँ से इसका, तो इस यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा, इस यूनिट क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का ले लो, 1 मीटर क्यूब का ले लो, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उस मटेरियल का उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसको हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, ठीक है। सो इट इज, ये इसको हम बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। प्रॉपर्टी, हर सेंटीमीटर क्यूब में तो रेजिस्टेंस उतना ही होगा। मटेरियल, इस मटेरियल का मैं कहीं से यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का लूँ, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से कहीं से भी 5 सेंटीमीटर क्यूब का लूँ और उसका रेजिस्टेंस मेजर करूँ तो क्या रहेगा? वही रहेगा जो पहले वाले में था। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस जो था वो पूरे सिस्टम का, पूरे मटेरियल का, ये जो पूरा का पूरा कंडक्टर लिया था या फिर पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट लिया था उसका प्रॉपर्टी था। तो ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, मतलब जो पूरा ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, जैसे ये मटेरियल लिया है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ले लूं तो इसका प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। और ये जो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है, ठीक है, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया कि लेंथ, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? तो इसको नोट कर लो, रफ कर देता हूं, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी, इसको मैं नंबर 3 देता हूं, ओके। रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स या डायरेक्टली इसको हटा देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो देखो यहाँ पे अभी हमने लिखा कि R इज इक्वल टू रो L/A, ये नंबर 1 देते हैं इसको, को पता है R इज इक्वल टू रो L/A, अभी थोड़ा पहले फॉर्मूला भी हमको, और हमको पता है कि R ऑल्सो वी नो, थोड़ा पहले मैंने लिखा था ये वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल टू ml/n² टाउ, ये हमको मिला था, ठीक है। अब यहां से m/n² टाउ को एक तरफ रख दूं और यहाँ पे L और A को अलग कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। सो ये से लिखा जा सकता है, दिस इज नंबर 2। सो इफ यू कंपेयर दीज टू, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे L/A, यहाँ पे L/A, रो की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये वाला। तो कंपेयरिंग 1 and 2,
1 and 2, rho is equal to m by n e square tau. So this is the formula for resistivity. ठीक है, रेजिस्टिविटी, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं क्या, आर ए बाई एल, यही तो होगा। यहां से लिखा तो आर ए बाई एल होगा, और यहां से लिखा तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में रेजिस्टिविटी इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, लेंथ एरिया पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है ना, टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरह का मटेरियल लिया है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन देखो रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंडेंट है, मतलब अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन दैट इज लेंथ एरिया ऑफ द मटेरियल किससे बना है उस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल का साइज क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि देयर आर टू वायर्स, वन इज स्मॉल एंड अनदर वन इज लॉन्ग, देन व्हिच वन हैज बोथ आर ऑफ कॉपर। सब दोनों कॉपर का है, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का है, ये कॉपर का है, तो कोई बोले कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, लंबे वाले का ना, क्यों नहीं होगा, अभी पढ़ा कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, डजंट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। ये मटेरियल दोनों सेम है, मतलब इन दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा, बट इसका रेजिस्टिविटी और इसका रेजिस्टिविटी क्या है, सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल का है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू। लाइट तो चला गया, तो थैंक यू।